चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। नाम सुना होगा, प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव। जैसे कोई चीज किसी चीज से टकरा करके और वो क्या हो, फैल जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्रकीर्णन। उसी तरह से प्रकाश प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है वायुमंडल से होकर के, तो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, ठीक है, उन कणों से टकराता है, ठीक, और टकरा करके चारों तरफ फैल जाता है। जैसे शादी में देखते हैं ना, शादी में एक पटाखा छोड़ा जाता है जो ऊपर जा करके ऐसे दिखाता फैलते हुए, ठीक है। उसी तरह से प्रकाश भी जब पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडल में जो धूल के कण हैं उनसे टकरा करके सेम उसी तरह से क्या होता है, फैल जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब बात आती है कि क्या प्रकाश सभी कणों से टकराकर फैलता है? तो प्रकाश केवल उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैलता है जिस कण का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होता है। जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है उस तरंगदैर्घ्य से भी कम जिस कण का आकार होता है, उस कण से टकराने के बाद प्रकाश फैलता है। बड़े कणों से टकराकर प्रकाश में कोई फैलाव नहीं होता है, यानी इतना सूक्ष्म, ठीक है, जिससे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी बड़ा हो जाए। जबकि आप सभी को पता हो कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4800 एंगस्ट्रॉम से या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, समझ में। 7000 भी कुछ किताबों में 7000 है, कुछ किताबों में 39 से 78 है, ठीक है, कुछ किताबों में 4 से 7 है, ऐसे अलग अलग लिखे गए हैं। लेकिन लगभग में अगर देखा जाए तो 4 से 7 के बीच में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच। अब जो कण इस तरंगदैर्घ्य से भी छोटा होगा उसी कण से प्रकाश टकराएगा और सभी दिशाओं में फैलेगा। अगर कोई कण उससे बड़ा होगा तो प्रकाश का फैलाव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इस प्रकीर्णन पर रेले नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपना विचार दिया है जिसे हम रेले का नियम भी कहते हैं। रेले का कहना था कि प्रकाश जो प्रकीर्णित होता है उसकी जो तीव्रता है वह उसके तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा वह प्रकाश उतना कम प्रकीर्णित होगा, उतना कम फैलेगा, और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होगा वह प्रकाश ज्यादा फैलेगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे किस प्रकार के प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा और किस प्रकार के प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन कम होगा। हम इसी में भी जानेंगे कि खतरे के जितने भी सिग्नल बनाए जाते हैं वो लाल क्यों बनाए जाते हैं। हम इसमें यह भी समझेंगे कि सूर्य निकलते समय और सूर्य डूबते समय दोनों कंडीशन में हमें लाल ही क्यों दिखाई देता है। हम इसमें यह भी समझेंगे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। इन सारी चीजों के विषय में हम इसी में आज के क्लास में समझेंगे। तो हेडिंग लगाएं आज का, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन लिखो, प्रकीर्णन, ठीक है। लिखिए, जब प्रकाश वायुमंडल
से होकर वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आता है तो वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया कि प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण हैं उनसे टकरा करके सभी ओर क्या होता है, फैल जाता है, और यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लेकिन अब हमको यह जानना है कि क्या प्रकाश सभी कणों से टकराकर चारों ओर फैलता है या कुछ विशेष कणों से टकराकर फैलता है। तो प्रकाश सभी कणों से टकराकर चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में नहीं फैलता, कुछ विशेष कणों से। और वो विशेष कण कौन होते हैं? वो कण जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या हो, कम हो। उन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम नोट करेंगे। प्रकाश केवल उन कणों से केवल उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैलता है। जिसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है। ठीक है, सभी कणों से नहीं, केवल उन कणों से जिन कणों का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है, छोटा होता है। केवल उन्हीं कणों से टकराकर ये चारों तरफ फैलता है। ठीक है, इसी पर लॉर्ड रेले ने एक नियम दिया था। तो यहाँ पर हम लॉर्ड रेले का नियम लिखते हैं। लॉर्ड रेले का नियम
लॉर्ड रेले ने क्या नियम दिया था? तो देखिए ध्यान से, लॉर्ड रेले ने प्रकाश के तीव्रता को बताया था कि प्रकाश की तीव्रता अधिक कब होती है और कम कब होती है। तो देखें, लॉर्ड रेले के अनुसार, लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता यानी उसकी आई, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही लॉर्ड रेले का नियम है। लॉर्ड रेले ने कहा कि जो भी प्रकाश की तीव्रता है वह उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, यानी आई यानी इंटेंसिटी, तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? उसके तरंगदैर्घ्य लैम्डा के 4 घात के। ऐसे, ठीक है जी, ये लॉर्ड रेले का नियम था। इस नियम से हमें क्या पता चलता है उसको अब समझना है। इस नियम से हमें यही पता चलता है कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उस प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। यही पता चल रहा है। तो यहां लिखेंगे, इस नियम से, इस नियम से स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, तथा जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। समझ में आ गई बात? इस नियम से यही पता चल रहा है कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वह प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे
अधिक होगा। तो यहाँ से हमें एक बात जरूर क्लियर हो गई कि लाल रंग जो होता है, आपने देखा होगा वर्ण विक्षेपण में, लाल रंग सबसे ऊपर जिसका अपवर्तनांक सबसे कम और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, पढ़े है ना। तो लाल रंग का जब तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन, तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे क्या होगा, कम होता है, क्योंकि इसका मतलब किसका, लाल रंग के प्रकाश का, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है। दूसरा, इसी में हम ये भी जान लें कि जो बैगनी रंग है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, तो उसका प्रकीर्णन सबसे, यहाँ लिखेंगे बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ठीक है, सबसे, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। क्या हो गया, आगे आ जाओ, संजना निकलो वहां से, इधर आओ, आगे आ जाओ, आओ, चलो बैठो, इसमें डालो, उसको डालो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इधर। तो ये क्लियर हो गया कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जब हम लोग वर्ण विक्षेपण किए थे तो रंगों का सही क्रम यही था, VIBGYOR, ऐसे ही था ना, बिंबियों। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की तरफ जब चलेंगे, ठीक है, तो लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है वो घटता है, कम होता है। नीचे की तरफ तीर लगाने का मतलब कम होना, और वही तीर जब ऊपर लगा दी जाती है तो बढ़ता है। तो नीचे की तरफ जाने पर तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घटेगा, यानी नीचे की तरफ तरंगदैर्घ्य घटेगा तो प्रकीर्णन क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब नीचे की तरफ प्रकीर्णन भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रकीर्णन क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये ध्यान देने वाली बात यहां समझना, अगर आपसे कहा जाए कि लाल रंग और ब्लू कलर, देखो
लाल रंग और ये नीला रंग, दो रंग के प्रकाश अगर आपके सामने हैं और आपसे कहा जाए बताओ किसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे ज्यादा फैलेगा, है? लाल रंग का प्रकाश हो और नीले रंग का प्रकाश हो तो इसमें सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? नीला। क्यों? क्योंकि देखो नीचे की तरफ जैसे जैसे जाओगे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा या घटेगा? तरंगदैर्घ्य घट रहा है, तरंगदैर्घ्य घटने का मतलब प्रकीर्णन क्या होगा? अब प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव। तो ब्लू कलर जो है रेड से क्या है? नीचे है ना, तो जब ब्लू रेड से नीचे है तो इसका मतलब ब्लू का तरंगदैर्घ्य रेड से कम हुआ, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन, इसका मतलब ब्लू का प्रकीर्णन रेड से ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें बताओ येलो और इंडिगो, मतलब पीला और आसमानी, ठीक है, या जामुनी जिसको आप कहते हो, पीला और जामुनी में अगर हम कहें किसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो जामुनी का होगा। क्यों? क्योंकि जामुनी का तरंगदैर्घ्य पीला से क्या है? बहुत कम है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन, ठीक है, तो पीला और जामुनी में सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? जामुनी कलर। समझ में आ गई बात? तो नीचे की तरफ आएंगे तो तरंगदैर्घ्य घटेगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? बढ़ेगा तो प्रकीर्णन। समझ में आ गई बात? तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए रेड और वायलेट में दिया जाए तो तुरंत बता दोगे, क्योंकि इन दोनों के विषय में यहाँ लिखा गया है, अन्य कलर के विषय में नहीं लिखा गया यहाँ पर। तो अन्य कलर को अब इसी तरह से जांच लीजिएगा, ठीक है? ऐसे विबग्योर लिख करके नीचे की तरफ तरंगदैर्घ्य घटता है और ऊपर की तरफ तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा मिले उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा, यानी वो कम फैलेगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम मिले उसका प्रकीर्णन यानी वो ज्यादा फैलेगा। समझ में आ गई बात? अब इसी के आधार पर तमाम घटनाएं जो हैं आपको एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, जैसे खतरे के सिग्नल का लाल होना। खतरे का जो भी सिग्नल है आप देखेंगे रेलवे ट्रैक के बगल में लाल बत्ती लगी होती है ना, जैसे ट्रेन आती है वो बत्ती जल जाती है। वो क्यों ऐसा होता है? हम चाहते तो ब्लैक भी लगा सकते। रेड सिग्नल यूज करने का दो चीजें हैं। एक तो रेड का रिलेशन सीधे ब्लड से होता है, ठीक, और दूसरा रेड का अर्थ ये है कि उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जब प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है, तो वो किरण दूर तक जाएगी। जो किरण ज्यादा फैलेगी वो दूर तक नहीं जाएगी, पास में ही फैल के वो खत्म हो जाएगी। और रेड किरण का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए दूर तक वो किरण जाती है। जब दूर तक जाएगी तो दूर कोई व्यक्ति होगा तो उसको रेड किरण दिखाई देगी, यानी उसको पता चल जाएगा दूर से आगे क्या है, खतरा है, वो अलर्ट हो जाएगा। तो रेड कलर आप देखिएगा, ज्यादातर अब तो बच्चे लेजर लाइट यूज करते हैं, देखते हैं ना, यहाँ और जलाते हैं, कहाँ तक जाता है? क्योंकि वो लेजर लाइट है उसमें भी कलरफुल आता है, लेकिन उसमें भी रेड कलर देखिए दूर तक जाता है। अदर कलर को जला के देख लीजिएगा वो दूर तक नहीं जाएगा रेड के तुलना में, ठीक है, क्योंकि रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उससे कम प्रकीर्णन किसी रंग का नहीं होता है, सबसे कम वही है। तो जहां पर हमें दूर संकेत देना है वहां पे रेड कलर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि बताओ खतरे के सिग्नल को हम लाल क्यों बनाते हैं, तो सर उसका एक ही रीजन है कि रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो किरण दूर तक जाती है। तो दूर अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसे दूर से ही पता चल जाता है कि आगे क्या है, खतरा है, वो सतर्क हो जाएगा, ठीक है। अजय एक प्रश्न और इस पे बनते हैं कि जब सूर्य निकलता है और जब सूर्य डूबता है, दोनों कंडीशन में हमें लाल ही क्यों दिखता है? कारण क्या है? दोनों समय में अगर आप नोटिस करेंगे तो सूर्य आपसे काफी दूर होता है। जब सूर्य निकलता है उस समय
और जब सूर्य डूबता है उस समय, दोनों समय सूर्य आपसे बहुत दूर होता है। और जब दोपहर का समय आता है तो सूर्य एकदम आपके करीब आ चुका होता है। समझ में आई बात? तो दोपहर के समय प्रकाश की सातों रंग की किरणें आप तक पहुंचती हैं और सातों रंग की किरणें मिलकर के क्या बना लेती हैं? सफेद। इसलिए सूर्य भी सफेद दिखता है और पूरा किरण भी सफेद दिखती है, ठीक है। लेकिन डूबते निकलते समय सूर्य काफी दूर होता है और दूर से जब किरणें चलती हैं तो उसमें अन्य रंगों का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा फैल जाते हैं, उधर खत्म हो जाते हैं। केवल रेड कलर जो है वही हम तक पहुंच पाती है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे, तो वही किरण हम तक आती है, इसलिए वही कलर हमें और आपको दिखाई। भाई जो हम तक आएगा वही न दिखेगा, जो अइबे नहीं करेगा वो कहाँ से दिखेगा है। अब घरे शादी बा, मामा आईने मौसा ना आईने तो के दिखाई दी? मौसा मामा दिखेंगे ना भाई, मामा आए तो मामा दिख रहे हैं, मौसा नहीं आए नहीं दिखे। तो उसी तरह से अगर 7 रंग की किरणें दूर से चल रही हैं और हमारे तक केवल रेड कलर पहुंची तो कौन कलर दिखेगा? रेड दिखेगा। तो दूर से जो किरणें आती हैं उसमें केवल रेड कलर आएगी, ठीक है। तो इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, कई बार प्रश्न आ जाता है कि अगर मान लीजिए वायुमंडल ना हो, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल हट जाए, गायब हो जाए, ऐसे कंडीशन में आकाश कैसा दिखाई देगा? अगर पृथ्वी के चारों तरफ से वायुमंडल हट जाए तब आकाश कैसा दिखेगा? काला। तब आकाश काला दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि किसी भी रंग का प्रकीर्णन होगा ही नहीं, क्योंकि जब वायुमंडल नहीं होगा तो उसमें धूल के कण नहीं होंगे, कण नहीं होंगे तो प्रकीर्णन नहीं होगा, ठीक है। और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का रंग काला दिखने लगेगा। यही रीजन है कि जब आप कभी जहाज से यात्रा करिएगा, किए होंगे या नहीं किए होंगे, अगर भविष्य में मिलेगा मौका करिएगा, ठीक है। और आकाश को देखिएगा, आकाश आपको ऐसे नहीं दिखेगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि जहाज जहां उड़ता है, ठीक है, वहां उस क्षेत्र में वायुमंडल, ठीक है, वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए जहाज में बैठे हुए यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं जो प्रकीर्णन की वजह से होते हैं। कई बार लोग कहते हैं सर इंद्रधनुष क्यों बनता है, रेनबो, ठीक है। अब इंद्रधनुष का भी देखिए, इंद्रधनुष जो होता है ये तभी बनता है जब बारिश होने के बाद हल्की सी धूप होती है। ऐसा नहीं है बारिश हो गया, बादल लगा हुआ, धूप हुआ ही नहीं है और इंद्रधनुष बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंद्रधनुष तभी बनेगा जब बारिश हो और बारिश के तुरंत बाद हल्की सी धूप निकले, ठीक है, तभी इंद्रधनुष आकाश में आपको दिखाई देता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब बारिश हुई रहती है तो पानी की बूंदें हवा में, वायुमंडल में विचरित करती हैं। अभी कल बारिश हुआ था, देखिए मौसम शाम को ठंड हो गया था, हुआ था ना, कारण क्योंकि बारिश की जो बूंदें थी वाष्प के रूप में वायुमंडल में थी, जिसके वजह से पूरा टेम्परेचर डाउन हो गया था, आपको तो हल्का ठंड लग रही थी। लेकिन उसी समय इंद्रधनुष भी आप नहीं देखे होंगे, दिख रहा था, हम तो देखे, दिख रहा था, बना था उस समय, ठीक है। तो वो क्यों बनता है? क्योंकि पानी की जो बूंदें वायुमंडल में होती हैं वो बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं। प्रिज्म, जैसे हम लोग प्रिज्म पढ़े ना कि प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाती हैं, जिसे आप वर्ण विक्षेपण कहते हो। उसी तरह वायुमंडल में जो पानी की बूंदें होती हैं वो बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं। तो जब प्रकाश निकलता हल्का सा
तो वो प्रकाश की किरणें वायुमंडल में जो पानी की बूंदें हैं उनसे हो करके गुजरता है, ठीक है। और जब उनसे होकर गुजरता है तो कलर में वो क्या होता है, बढ़ जाता है। वही कलरफुल पट्टियां आपको दिखाई देती हैं जिसे आप कहते हो रेनबो दिख रहा, मम्मी रेनबो दिख रहा, वही बनता है वो पानी के बूंदों के कारण। अब इस समय बारिश नहीं हुई है, इस समय रेनबो दिखाओ, नहीं दिखेगा, वो तभी दिखता है, ठीक है। तो वहां पर प्रिज्म की तरह पानी की बूंद काम करती है जिसके वजह से इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मानव नेत्र, ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है पूरा, मानव नेत्र क्या होता है, ठीक है, इसके कौन कौन से भाग हैं और इन भाग के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे एकदम ये खोखले गोलक के समान है, जैसे गोलक होता है ना खोखला, उसी तरह ये खोखले गोलक के समान होता है। इसका ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यही आपके सामने दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला पूरा गोला वाला हिस्सा आपके मस्तिष्क के अंदर होता है, ये खोपड़ोही के अंदर होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यही बस दिखता है आपको। अब इसमें जो सामने का उठा हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, इसी को बोलते हैं हम कार्निया या दृष्ट पटल। आप कार्निया भी कह सकते हैं, आप इसे दृष्ट पटल भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है, ये आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आप देखते होंगे आंख में कुछ पड़ जाता है तो धीरे धीरे वो उस चीज को आंख के साइड में लगा देता है उसको, ठीक है, ताकि वो चीज अंदर ना जाने पाए। तो ये सुरक्षा प्रदान करता है कार्निया। कार्निया के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो नमकीन चिपचिपा जली द्रव होता है, इसका टेस्ट नमकीन होता है। अगर आप रोएंगे कभी तो ऐसे ऐसे जब आंखें आए जीभ निकाल के मार के टेस्ट करिएगा, ठीक है, वो आपको नमकीन लगेगा, ठीक है। तो ये नमकीन चिपचिपा द्रव होता है, ये जली द्रव। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है नेत्र लेंस को नम बनाए रखना ताकि नेत्र सूख न जाए। इसीलिए जब कोई रोता है तो बार बार कहा जाता है कि आप कम रोया करिए, क्योंकि जब ज्यादा आप रो देते होंगे तो देखिएगा आंख फूल जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है दिखने में। तो इसी कारण होता है क्योंकि ये जली द्रव अधिक मात्रा में निकल चुका होता है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये जो लेंस दिख रहा है जिसे आप नेत्र लेंस कहते हो, ये द्वि उत्तल लेंस है। द्वि उत्तल लेंस, आपको उत्तल लेंस पीछे पढ़ाया गया होगा कि उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, द्वि उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस। तो ये द्वि उत्तल लेंस है, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो काला वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है पुतली या नेत्र तार। ये आंख का सबसे मुख्य भाग है, पुतली या नेत्र तार। जिसके आंख में पुतली या नेत्र तार नहीं होता है उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है, कारण यह है कि जो भी प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं वो इसी पुतली या नेत्र तार से होकर प्रवेश करती हैं। ये जो व्हाइट वाला भाग दिख रहा है, ठीक है, इससे प्रकाश की किरणें अंदर नहीं जाती हैं, काले वाले हिस्से की तरफ से। और ये किसी के आंख में काला होता है, किसी के आंख में ब्लू होता है, किसी के आंख में ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग कलर के होते हैं। वो कलर के लिए यहाँ पर पश्चिमाभी जो पेशियां हैं, ठीक है, उसमें कोशिका होती है, वर्णक करके होती है। वो कोशिका इसके कलर को डिसाइड करती है कि कलर कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर ये रेड वाला, सामने से रेड वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं परितारिका या आइरिस। परितारिका हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में आइरिस बोला जाता है। मैक्सिमम बच्चे आइरिस नाम से ही इसको जानते हैं, परितारिका थोड़ा अलग लगता है बोलने में, उनको आड़ लगता है, तो आइरिस बोलते हैं आसानी के लिए, ठीक है। काम इसका क्या है, इसका काम है कि जो
इस लेंस से प्रकाश अंदर जाती है, उस प्रकाश को नियंत्रित करना, उस प्रकाश को वो नियंत्रित करती है। कभी कभी आप देखेंगे अधिक प्रकाश आ रही है और हमारी आंख उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो उस प्रकाश को क्या करेगी, कम करेगी, यानी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बढ़ाएगी और घटाएगी। तो कई बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कौन करता है, तो वो है आइरिस। ठीक है, ये देखिए पश्चिमाभी पेशियां जो पीछे की तरफ रेड कलर में दिख रही हैं, जिसे आप पश्चिमाभी पेशियां के नाम से जानते हैं, इसका काम होता है नेत्र लेंस के वक्रता को बड़ा और छोटा करना। ठीक है, जैसे आप धूप में सूर्य के तरफ देखने की बात अगर आपसे कही जाए तो आप क्या करोगे, आंख को छोटा करोगे, और वो काम आप करते नहीं हो, वो कौन करता है, पश्चिमाभी पेशियां। ये क्या करती हैं, जब धूप ज्यादा होता है ना और उसके तरफ आप देखते हो तो ये पश्चिमाभी पेशियां फैलने लगती हैं। जब फैलेंगी तो ये लेंस को क्या करेंगी, दबाएंगी। समझे, लेंस को जब मान लो इधर से कोई चीज है, अब ये चीज बड़ा हो रहा फैल करके, तो बीच का जो हिस्सा वो क्या होगा, दबेगा। ठीक है, तो ये फैलती जब है तो ये नेत्र लेंस के वक्रता को कम कर देती है, छोटा कर देती है। ठीक है, और जब सिकुड़ती हैं, सिकुड़ने का मतलब खींचना अपनी ओर, तो जब सिकुड़ती हैं तो ये नेत्र के वक्रता को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। जैसे अगर अंधेरे कमरे में आपको कोई चीज ढूंढना हो, खूब अंधेरा हो और कोई आपके पास प्रकाश स्रोत नहीं है और आप अंधेरे कमरे में कोई चीज सर्च कर रहे हो, तो क्या करते हो, आंख एकदम बड़ा करके देखते हो, अब मिल जाए, अब दिख जाए, करते नहीं करते हो। वो काम कौन करता है, पश्चिमाभी पेशियां। उस समय वो नेत्र लेंस के वक्रता को बढ़ा रही होती है, सिकुड़ती है ताकि और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, अब दिख जाए। और जब वही धूप में देखना हो तो देखिए वो क्या करेंगी, फैलने लगेंगी ताकि लेंस क्या हो जाए, छोटा हो जाए, छोटा हो जाए। तो ये काम पश्चिमाभी पेशियों का होता है। आप नेपाल उपाल में जाइए, नेपाल के लोगों से कहिए तनी सूर्य की तरफ देखो, जापान में देखिए, जापानियों को कहिए सूर्य की तरफ देखो, उनको पता नहीं चलेगा आँखियों है कि नहीं है। हमारे वहाँ तो लोग को पता भी चलता है, उन लोग का इतना छोटा छोटा होता है आँख कि इतना कम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आँख है भी कि नहीं है। ठीक है, इधर आ जाइए, अंदर से अब नेत्र की बात करें, अंदर से जो सबसे बाहरी भाग आपको दिख रहा है वो है दृढ़ पटल, जो अंदर से इस गोलक की सुरक्षा प्रदान करता है। उसके ठीक बीच में एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसका नाम होता है रक्त पटल। ये रेटिना और इसको दृढ़ पटल को अलग करके रखता है। रेटिना इस झिल्ली का सबसे मुख्य भाग होता है जिसपे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका इमेज हमारे आंख के अंदर उल्टा बनता है, लेकिन प्रकाश सिराएं जो है अंध बिंदु से होकर मस्तिष्क को जाती हैं, जिससे हमें वो वस्तु सीधा दिखाई प्रतीत होता है। ठीक है, बीच में एक और द्रव आपको दिख रहा होगा, कचाव द्रव। ठीक है, कचाव द्रव ये पूरे नेत्र गोलक को नम बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर ये भी निकल जाए किसी भी तरीके से, किसी कारण से, तभी आपका आंख क्या होगा, खराब हो जाएगा। यानी इस आंख का हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आंख को शरीर का सबसे कोमल अंग कहा जाता है। इसके लिए शटर भी लगा है, कि आपकी पलक जो है ना वो शटर है। कोई भी चीज आप देखिए, ये अनैच्छिक क्रिया है पलक, ये अनैच्छिक क्रिया आपके इच्छा पे डिपेंड नहीं करती है, ये आवश्यकता अनुसार अपना होता रहता है ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आएगी तो हम शटर गिराएंगे तो आंख बचेगा, ऐसा नहीं है। कोई चीज आएगा वो अपने आप गिर जाएगा, होता है ना। किसी के आंख की तरफ आप अंगुली ऐसे जैसे करेंगे तुरंत उसका पलक गिर जाएगा, वो शटर इतना फास्ट है। ठीक है, हो गया। तो ये चीजें समझ लिए। अब देखिए
इसके विषय में आप कहेंगे तो हम नोट करा देंगे, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ आता नहीं है। जो कहना साफ है, कभी आज तक हम देखे नहीं है कि बोर्ड में आया हो कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, कभी नहीं आता है। आता क्या है, एक नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समायोजित करता है, वो है आइरिस। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य जिसके आंख में कोनो दोष ना हो, कोनो प्रकार का दोष ना हो, ऐसे व्यक्ति के नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर, कितनी? 25 सेंटीमीटर होती है। इसी को हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगर कोई प्रश्न करता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बताइए, तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और इसी 25 सेंटीमीटर को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। कई बार तो यह भी प्रश्न आ जाता है एक नंबर में, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। और यही दूरी स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में लेंस और रेटिना के बीच भी होती है। आपका जो आंख है ना, उसके लेंस और रेटिना जहां पर इमेज बन रहा है, उसके बीच की दूरी इतनी होती है, 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? तो ये सब ध्यान रखिएगा। और इसमें कोई चीज आपको पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे को लिखवाएंगे नहीं, बहुत लंबा लगेगा, एक एक पॉइंट लिखवाना पड़ेगा। अगर कहें तो फिर लिखवा सकते हैं। हाँ, फिगर बना लिए हैं सब लोग। इसके विषय में आपने सुन भी लिया, सब किसका कौन काम है। देखना, क्वेश्चन इसी से बनते हैं। एक क्वेश्चन इससे बनेगा, आइरिस से। एक क्वेश्चन आपका ये 25 सेंटीमीटर वाले से बनता है। एक क्वेश्चन आपका रेटिना से बनता है, ठीक है। और कोई ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं, यही छोटा मोटा क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में, और ज्यादा इसके विषय में नहीं आता है। अगर आता कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तब आपको चित्र बनाना पड़ता और इसके विषय में सब लिखना पड़ता। तो अभी तक ऐसा कभी मिला नहीं है पेपर में, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें अगला जो पॉइंट है वो है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। ध्यान देना है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। देखना ध्यान से, इधर देखो, समंजन क्षमता है क्या, किसे कहते हैं समंजन क्षमता? देखो, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है कौन समायोजित करता है? आइरिस, यही करता है ना। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसी को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। जब तक आइरिस अपना काम करेगा, आवश्यकता के अनुसार फोकस दूरी को बढ़ाएगा घटाएगा, तब तक आंख में कोनो दोष नहीं होगा। लेकिन जब आइरिस अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, तब आंख में दोष आना शुरू हो जाता है, जिसे आप दृष्टि दोष के नाम से जानते हो, ठीक है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने वाली जो क्षमता होती है, उसी को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और जब यह क्षमता किसी भी कारण से खत्म हो जाती है तो आंख में दोष आ जाता है, और वही दोष दृष्टि दोष कहलाता है। समझे बात को? तो नोट कर लीजिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित
करने की क्षमता, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता है वो नेत्र लेंस की क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसी के बाद हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष ये क्या होता है? दृष्टि दोष क्या होता है? तो जब नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसी भी कारण से समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो आंख में दोष आ जाते हैं, कमियां आ जाती हैं, उसी को बोलते हैं दृष्टि दोष। तो लिखेंगे जब नेत्र लेंस की समंजन, जब नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसी कारण से समाप्त हो जाती है, जब नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसी कारण से समाप्त हो जाती है तो नेत्र में दोष आ जाते हैं, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है जी, जब नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसी भी कारण से अगर समाप्त हो गई तो नेत्र में दोष आ जाएगा, कमी आ जाएगी, और उसी कमी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार की कमी नेत्र में हो सकती है, कितने दोष हो सकते हैं नेत्र में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर दोष इसको बताएं। नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए, तब ये नोट नहीं कर पाए, लिखो लिखो, जल्दी लिखो। चलिए अब देखते हैं कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष के प्रकार, कितने प्रकार का होता है ये? ठीक है, देखिए नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। नंबर 3 जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता। नंबर 4 वर्णांधता, वर्णांधता। नंबर 5 अबिंदुकता। कुल इतने प्रकार के दोष पढ़ेंगे हम। अब आप लोग चेक कर लीजिएगा आप में कौन सा है। ठीक है, अभी इनके विषय में बताया जाएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। हो गया जी, ये 5 दोष हैं।
इतने प्रकार के दोष हो सकते हैं आपके आंख में। चलिए पहला हेडिंग लगा लीजिए, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पहला हेडिंग लगा लो। हो गया? चलो पहला देखो, निकट दृष्टि दोष होता क्या है? कितने लोग को पता है निकट दृष्टि दोष के विषय में? बता दो, कितने लोग जानते हो निकट दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कितने लोग सहमत हो? 3 लोग बस, 4 लोग। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कितने लोग सहमत हो? मात्र 4 लोग। अच्छा, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। कितने लोग सहमत हो? हाँ, देखो समझो, इसको कंफर्म रखना। देखो जो लिखा है वो दिखेगा, सिंपल सी बात दिमाग में रख लो। जो लिखा है वो दिखेगा। क्या लिखा है? तो निकट का दिखेगा। जो नहीं लिखा है वो नहीं दिखेगा। समझे बात को? कंफ्यूज मत रहना। जो लिखा है वो दिखेगा। अगर दूर दृष्टि दोष लिखा होगा तो दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखेगी। निकट नहीं लिखा है तो निकट नहीं दिखेगी। निकट लिखा है तो निकट की दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। समझे? तो एकदम फंडा क्लियर रहना चाहिए। उसमें थोड़ा इफ बट नो नहीं, कोई कितना हूं कंफ्यूज करे, कंफ्यूज नहीं होने का। अगर लिखा है निकट दृष्टि दोष तो सीधे बोलो सर निकट का दिखेगा, दूर का, क्योंकि यहाँ दूर लिखा भी तो नहीं है। कहाँ दिख रहा? दिख रहा का? समझे? तो लिखें, जब व्यक्ति को, लिखो, जब व्यक्ति को निकट की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है? अब बताइए इनमें से कितने लोग इससे ग्रसित हो? जिसको कितने लोग ग्रसित हो इस बीमारी से, जिसको निकट का दिखता है, दूर से नहीं दिखता है? बोलो। सबको सब दिखता है? अभी सब एकदम चकाचक है आप। चलो ठीक, लिख लो इसको। अब देखिए ये दोष होता क्यों है, इसके कारण क्या है, क्यों ये दोष आ जाता है कि निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती है? कारण देखिए, मिटा दें? कौन लिख रहा हो? तो आज दूर दृष्टि दोष वाला लगाता। अब कारण समझो। कई बार एग्जाम में आ जाता है, केवल कारण पूछ देता है, निकट दृष्टि दोष का कारण लिखिए। निकट दृष्टि दोष न पूछ के केवल कारण पूछ देगा, कभी कभी निवारण पूछ देगा। ठीक है?
कभी कभी निकट दृष्टि दोष पूछ देगा। तो दृष्टि दोष तो समझ गए, निकट का दिखेगा, दूर का। कारण क्या है? कारण इसके दो हैं, दो कारण हैं, ध्यान से सुनना। एक कारण ये है कि है जो नेत्र गोलक है ना, है ये गोला, या तो ये गोला बड़ा हो गया हो। गोला बड़ा हो जाने से क्या होता है, जो दूर से प्रकाश की किरणें आती हैं वो रेटिना पर नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि जब वो रेटिना पर मिलेंगी एक दूसरे से तभी प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। और जब गोलक बड़ा हो जाएगा तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो 25 सेंटीमीटर दिख रही है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। 25 नहीं होता है जी, 2.5 होगा, ये गलत हो रहा, सही कर लेना। 2.5 सेंटीमीटर ये होता है, बहुत दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, उन्ना बड़ा था खपड़ोइए ना, 2.5 सेंटीमीटर, याद रखना इस चीज को। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वो 25 सेंटीमीटर है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, नो डाउट। चलिए अब यहाँ आइए, नेत्र गोलक के बड़ा हो जाने से क्या होता है, अगर नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो 2.5 है वो 2.5 से ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा होने से क्या होगा, प्रकाश की किरणें रेटिना के पहले ही मिल जाएंगी, तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूसरा क्या होगा, जो है नेत्र लेंस है इसकी वक्रता बढ़ जाएगी। वक्रता के बढ़ जाने से क्या होगा, फोकस दूरी घट जाएगी। तो जिसको रेटिना पर फोकस करना चाहिए वो रेटिना के पहले ही फोकस हो जाएगी, यानी किरण रेटिना के पहले मिल जाएगी। तो इन्हीं दो कारणों के वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। यानी जिस किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिख रही है और दूर की नहीं दिख रही है, समझ लीजिए कि उसके नेत्र गोलक बड़े हो गए हैं और नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो गई है, क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिससे फोकस दूरी कम हो गई। ठीक है, तो कारण में लिखें, पहला कारण है नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। और दूसरा कारण देखिए इसका, नेत्र लेंस के, नेत्र लेंस के वक्रता का बढ़ जाना, बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। जब बड़ा हो जाएगा फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, फिगर के थ्रू अगर हम देखें, देखिए इसका फिगर भी बनाना पड़ता है, जब कारण दिखाइएगा तो इसका फिगर भी दिखा दीजिएगा। ये देखो, एक नेत्र है, दूर से प्रकाश की किरण आ रही है इस पर ऐसे, ठीक है, अब ये बड़ा हो गया है, तो जब ये रेटिना पर मिलने जाती है तो रेटिना के पहले ही मिल जाती है। ठीक है, इसलिए प्रतिबिंब दूर वस्तु का रेटिना पर बन नहीं पाता है और वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये कारण का फिगर है। लेकिन जब निवारण की बात करेंगे, निवारण ये बना लो, कारण में फिगर बना लो, फिर निवारण में आए। हाँ, अब देखिए कैसे निवारण हो जाता है इसका, देखना ध्यान से। देखो जी, निवारण समझो,
अब निकट दृष्टि दोष का जब निवारण करते हैं तो निवारण के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगाते हैं। ध्यान रखना, अवतल लेंस का प्रयोग होता है निवारण में। यहाँ पर चश्मा में अवतल लेंस फिट कर दिया जाता है, ये अवतल लेंस लग जाता है। अब होता क्या है कि जो प्रकाश की किरण दूर से आती है तो वो पहले किस पर पड़ेगी, चश्मा वाले लेंस पर, और चश्मा वाला लेंस कौन है, अवतल है। और अवतल की खासियत क्या है, ये किरण को फैलाता है, पता है ना, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये किरण को ऐसे फैला देगा, ऐसे ऐसे जब किरण को फैला देगा तो फैली हुई किरण किस पे आएगी, नेत्र के लेंस पर, और नेत्र लेंस उत्तल होता है। ये क्या करेगा, अब इनको एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। जब केंद्रित करेगा तो ये कहाँ मिल जाएंगे, रेटिना पर। तो वस्तु आपको दिखाई देने लगती है। ठीक है, एकदम समझ लो भाला की तरह बना है। देख लो, एगो गेंदा ले लो, भाला घोप दो, वही डायग्राम है। ठीक है, तो ध्यान रखना, निवारण ऐसे ही होता है इसका, बना लो। चलो अब लिखो दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष दूसरा वाला है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, देगी। ठीक है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो लिखो, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। एक व्यक्ति सुई में धागा नहीं डाल पा रहा है, उसे कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। चलो नोट करो, हो गया। यह दोष ज्यादातर लोगों के होते हैं, है ना। तब कभी धागा में सुई डाल के देखो, सुई में धागा, कैसे वही बात हुई। आज ये बताओ, धागा में सुई डाला जाता है कि सुई में धागा डाला जाता है, लो हो गया जी। अब देखो कारण, इसका कारण समझिए इसका। इसके भी दो कारण हैं। पहला, उसमें आपने देखा निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो गया था, बड़ा, इसमें क्या हो जाएगा, छोटा। छोटा हो जाने से क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो जो किरण नजदीक से आएगी वो रेटिना के पीछे जाके मिलेगी, समझे, तब भी वस्तु दिखाई। जब तक किरण रेटिना पर नहीं मिलेगी तब तक वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगर रेटिना के पहले मिल गई तब भी नहीं दिखाई देगी, रेटिना के बाहर मिल गई तब भी दिखाई नहीं देगी। तो निकट दृष्टि दोष में ये नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। छोटा होने से लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। जब निकट से प्रकाश की किरणें चलती हैं
तो रेटिना के पीछे जाके मिलती है, इसलिए उसे दिखाई नहीं देता है। दूसरा कारण क्या है, हाई जो नेत्र लेंस है ना, हाई इसकी वक्रता कम हो जाती है। वक्रता कम होने से फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी। फोकस दूरी ज्यादा होने से निकट की वस्तु का किरण दूर तक फोकस करेगा, तो किरण जाके रेटिना के पीछे मिल जाएगी। तो ये दो कारण हैं इसके। तो पहला है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, छोटा हो जाना पहला कारण यही है। दूसरा कारण देखिए, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा कारण नेत्र लेंस के वक्रता का घट जाना, घट जाना जिससे फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये दो कारण इसके हैं दूरदृष्टि दोष के। फिगर क्या होगा, फिगर देख लो। निकट कहीं वस्तु है, यहां से किरण ऐसे चलेगी सीधे, और इसको मिलना है रेटिना पर, मिल जाएगी जाके पीछे, तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये इसके कारण हो जाते हैं। निवारण देखिए, निवारण में कौन सा लेंस, उत्तल, उत्तल लेंस लगेगा, ध्यान रखना। दूर में उत्तल लगता है। ये हो गया, ठीक। अब देखो, इसके सामने उत्तल लेंस लग जाएगा ऐसे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे दूर कोई प्रकाश की किरण है, ये कहाँ आएगी, पहले चश्मा वाले लेंस पे, उत्तल लेंस पे आएगी। ये क्या करेगा, इसको सिकुड़ाएगा ऐसे, ये इसको और सिकुड़ाएगा, तो कहाँ जाके मिल जाएगी, रेटिना पर, वस्तु एकदम चकाचक दिखेगी। ठीक है, तो ये दूरदृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। नोट कर लीजिए।